वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका चल रहा है कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट जो पार्ट है कोलाइड्स, और कोलाइड्स के अंदर हमने लगभग 4 लेक्चर आपको बता दिए हैं। आज है कोलाइड्स का 5वां लेक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं इमल्सन यानी कि पायस के बारे में, और पढ़ेंगे कोलाइड्स जो आपके सराउंडिंग अस हमारे चारों ओर मौजूद हैं या इनकी एप्लीकेशंस कि कोलाइड हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ इमल्सन के बारे में या पायस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये समझें कि हमने फिजिकल स्टेज के आधार पर डिस्प्रेस फेज और डिस्प्रेशन मीडियम के अनुसार 8 तरह के कोलाइड सॉल्यूशन बनाए थे। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड, इस तरह से हमने 8 तरह के सॉल्यूशन बनाए थे कोलाइड सॉल्यूशन। वहाँ पर एक फेज अगर बात करें हम लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि जहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव है। यानी कि आपने आधिक्य में एक लिक्विड लिया है और उसमें कुछ मात्रा में किसी अन्य लिक्विड को मिलाया है और फिर आपका कोलाइड सोल तैयार किया गया है। तो ये पायस या इमल्शन का मतलब होता है लिक्विड डिस्प्रेस फेज है और डिस्प्रेशन मीडियम भी क्या है आपका, लिक्विड है। यानी कि लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। ठीक है, मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर एक साथ लिखा है। आप इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स फेयर कर लें। पहली चीज़ इमल्शन क्या होता है, तो लिक्विड प्लस लिक्विड डीपी प्लस डीएम, समझ गए होंगे। डिस्प्रेस फेज है और डिस्प्रेशन मीडियम है, परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षिप्त माध्यम है। यानी कि जब किसी द्रव को द्रव के अंदर ही, यानी कि 2 द्रवों से बनने वाले कोलाइड विलयन को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त माध्यम दोनों ही क्या हो, द्रव हो, उसे हम क्या कहते हैं, इमल्शन या पायस कहते हैं। समझ में आ गया जी। ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। यानी कि द्रव द्रव से मिलकर बनने वाला कोलाइड सोल क्या कहलाता है, आपका पायस या इमल्शन कहलाएगा। अब 2 तरीके से हैं यहाँ पर, 2 तरह के आपके इमल्शन हो सकते हैं। पहला जो मैंने लिखा है ऑयल इन वाटर, यानी कि आपने पानी ले रखा है ज़्यादा मात्रा में, एक बीकर में आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें कुछ बूंदे आपने क्या डाल दी, ऑयल की डाल दी। तो ऑयल की जो बूंदें होगी वो जो आपका सॉल्यूशन या इमल्शन तैयार होगा उसको कहा जाएगा ऑयल इन वाटर, और ये जलीय पायस या जलीय इमल्शन कहलाता है, हाइड्रस इमल्शन कहलाता है। जो अधिक में होगा इमल्शन वही कहलाएगा। यानी कि जो आपका परिक्षेपण माध्यम है उस माध्यम के अनुसार उनको नाम दिया गया है। तो जलीय इमल्शन किसे कहा जाएगा या जलीय पायस किसे कहा जाएगा, जिसमें वाटर आपका क्या हो, मीडियम हो, और फेज क्या हो, ऑयल हो। ठीक। और सेकंड क्या किया जा सकता है कि आपने तेल, बीकर में तेल भर रखा है और उसमें पानी की बूंदें डाल दी, तो पानी वहाँ पर ट्रेस है, अल्प मात्रा में है, तो वहाँ पर ऑयल ज़्यादा है तो उसे हम तेलीय पायस कहते हैं, ऑयली इमल्शन कहा जाता है। जैसे कि आपका ये मैंने डायग्राम बता रखा है, यहाँ पर वाटर है ज़्यादा मात्रा में और ऑयल की बूंदें डाल रखी है, तो ये होगा ऑयल इन वाटर, और ये आपका क्या कहलाएगा, जलीय पायस कहलाएगा। यहाँ पर अधिक में आपका क्या होगा, जल होगा, और ये ऑयली इमल्शन कहलाएगा जहाँ पर ऑयल ज़्यादा मात्रा में और पानी वहाँ पर बूंद के रूप में डाल रखा है। क्लियर है बच्चों। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम दिल्ली जो है। तो जैसे आपका मिल्क है, मिल्क में आपके जो फैट्स होती है, तेलीय बूंदें, वो जो होती है अल्प मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में क्या होता है, और वाटर होता है। तो मिल्क इसका एग्जाम्पल होगा और वेनिशिंग क्रीम जो है आपका इसका एग्जाम्पल होगा। और इसी तरह से वाटर इन ऑयल की बात करें, यानी कि ऑयली पायस की बात करें तो बटर है, कोल्ड क्रीम जो आपकी होती है ना, वो सारी चीज़ें किस में आएगी आपकी, वाटर इन ऑयल में। तो 2 तरह के आपके इमल्शन होंगे। अब बच्चों इन इमल्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह के गुणधर्म रखते हैं ये, तो प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला है कि इमल्शन के जो कोलाइड पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जो आप ये कोलाइड्स बनेंगे, वो पार्टिकल साधारण जो दूसरे सोल होते हैं उनसे बड़े होते हैं। ओके। दूसरी चीज़ है ये भी कोलाइड सोल की तरह ही, क्योंकि कोलाइड ही है ये, तो कोलाइड सोल की तरह ही टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव और ब्राउनी मूवमेंट को दर्शाएंगे। यानी कि इनमें ब्राउनी गति भी पाई जाएगी
वही और टिंडल प्रभाव मैंने एक्सप्लेन करके इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि जब आप लाइट बीम डालते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो आपको क्या होता है, शाइनिंग नज़र आता है। तो वो दोनों ही प्रॉपर्टी दर्शाएंगे। इसके अलावा इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पर जल आधिक्य में है, यानी कि आपका हाइड्रस जो इमल्शन है उसके अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये विद्युत चालकता का गुणधर्म दर्शाएगा। जबकि विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी शांता कम होती है वाटर वाले की, लेकिन ऑयली जो पायस होते हैं उनकी शांता ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये जनरल इसकी 3-4 प्रॉपर्टी है। इमल्शन के पार्टिकल साधारण सोल के पार्टिकल से क्या होते हैं, कोलाइड पार्टिकल बड़े होते हैं, टिंडल और ब्राउन इफेक्ट दर्शाते हैं, और कंडक्टिविटी शो करेगा कौन, वाटर वाला, ऑयल इन वाटर वाला, और हाई विस्कोसिटी होती है वाटर इन ऑयल की। क्लियर है। अब एक चीज़ है कि जो इमल्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं। तो इनको स्थायी करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि पाइसी कर्मक कहा जाता है, जिसको पाइसी अभिकर्मक या पाइसी कर्मक कहा जाता है। तो पाइसी कर्मक क्या होते हैं, इमल्शन को या पायस को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए ये जो आपके कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनके चारों ओर ये लेयर बना लेते हैं, जिससे कि पार्टिकल जमा हो जाते हैं वहाँ पर, और फिर ये क्या होंगे, डिसोल्व नहीं होंगे, यानी कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में नहीं जाने वाले हैं। तो इनका रक्षण किया जाता है। तो इमल्शन का रक्षण कह सकते हैं हम इसको। तो रक्षण या प्रोटेक्शन करने के लिए जो एजेंट मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइसी कर्मक कहा जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट कौन हो गए कि पायस को स्थायी बनाने के लिए जिन अभिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है, जिन रिएजेंट्स का प्रयोग किया जाता है, उसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो अलग, यहाँ पर आपका ऑयल को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या काम मिल जाएगा, वाटर, ऑयल इन वाटर, यानी कि जलीय अभिकर्मक में ऑयल आपका क्या है, पेज है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन या गोंद, यानी कि गोंद मिलाया जा सकता है। तो ये उसके इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे ऑयल इन वाटर के। और वाटर इन ऑयल की बात करें तो यहाँ पर आपका वाटर के मोलिक्यूल को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पर मेटल साल्ट हो सकते हैं और अल्कोहल जो हाई कार्बन चेन के होते हैं उन अल्कोहल्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आ गया पाइसी कर्मक। अब बात करते हैं बी पाइसीकरण, यानी कि डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो आपका इमल्शन है इसमें से वापस जो कंपोनेंट है ऑयल और वाटर, इन दोनों को सेपरेट करना। तो किसी भी इमल्शन से उसके अवयवों को सेपरेट करने को क्या कहा जाता है, पृथक करने को क्या कहा जाता है, विपाइसीकरण कहा जाता है। यानी कि किसी पायस से उपस्थित उसमें जो कंपोनेंट है, अवयव हैं, उनको पृथक करना क्या कहलाता है, आपका विपाइसीकरण। यानी कि इमल्शन के अवयवों को पृथक करने को क्या कहा जाता है। अब इसको कैसे किया जा सकता है, तो वही है आपका कोलाइडोसोल को सेपरेट करना आपको। तो वहाँ पर एक तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जा सकता है, किसी विद्युत अपकृति को मिलाएंगे तो आपको बताया है कि जब भी कोई कोलाइड बनता है तो वहाँ पर एक चार्ज होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने पर वह न्यूट्रल हो जाएगा और दोनों फेज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसके अलावा सुपर कूलिंग के द्वारा भी इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। एक कंडेंस पहले हो जाएगा, एक कंडेंस बाद में होगा, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इन इमल्शन की एप्लीकेशंस क्या है, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो आपकी जो ड्रग्स होती है यानी कि औषधियों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके आमाशय में जो पाचन क्रिया होती है तो पाचन क्रिया में वो इमल्सीकरण के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा धातुकर्म में फैन प्लवन विधि आपने मेट्रोलॉजी पढ़ी हो तो वहाँ पर क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वहाँ पर पानी लिया जाता है और उसमें चीड़ का तेल मिलाया जाता है। तो तेल जब मिलाते हो पानी के अंदर तो वह क्या हो जाता है, आपका वाटर इमल्शन बन जाता है और वहाँ पर फिर वो जो आपके सल्फाइड के जो होते हैं कोलाइड पार्टिकल के रूप में झाग के रूप में बाहर आ जाते हैं और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो फैन प्लवन विधि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके कपड़े धोने के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं अपन। सबसे पहली चीज़ कि इन चीज़ों में आपको कैसे पता चले कि जो आपके पास आपका इमल्शन है वह वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है, यानी कि वह जलीय है, ये आपका क्या कहलाएगा, जलीय पायस, और ये क्या कहलाएगा आपका तेलीय पायस यानी कि ऑयली इमल्शन। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा पायस है ये। तो इसमें कुछ मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंडिकेटर मेथड है, सूचक विधि। कुछ सूचक होते हैं जैसे सूडान है, फ्यूसिन है। इन सूचक को जब आप उस इमल्शन में डालते हैं और इमल्शन में डालने पर यदि गहरा रंग आ जाता है नीला, तो इसका मतलब वह आपका क्या है, ऑयली पायस है, यानी कि वाटर इन ऑयल है। और अगर हल्का रंग आता है तो हल्का रंग आने पर आप उसे क्या मानेंगे कि वहाँ पर आपका ऑयल इन वाटर का यानी कि जलीय होगा ना, ऑयल इन वाटर, वाटर ज़्यादा में है तो ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपके होते हैं कार्बनिक रूप से होते हैं, तो कार्बनिक रूप से इस
ऑयल फेज के अंदर जाकर, जो कि जनरली क्या है, ऑर्गेनिक है, तो उनके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मिल जाते हैं, जिससे कि गहरा नीला रंग आता है। तो उससे पहचान हो जाती है, सूडान मिलाने पर गहरा रंग आता है तो आप उसे कहोगे ऑयली पायस है। एक होती है डाइल्यूशन मेथड, तनुता विधि। इसमें 1-2 बूंद क्या की जाती है, उस इमल्शन की ले ली जाती है और स्लाइड पर रख ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, थोड़ा सा 2-4 बूंद उसमें पानी मिक्स करके, फिर उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से हिला देते हैं, मिला देते हैं, ठीक। और फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि अगर वह सहमांगी हो गया पानी मिलाने पर, इसका मतलब वह क्या है, सहमांगी हो जाता है और पानी के साथ हो रहा है, इसका मतलब वह वाटर इमल्शन है, ठीक है। और अगर नहीं होता है, विस्मांगी बना रहता है, तो वह ऑयली होगा। एक होती है कंडक्टिविटी, तो आपको पता है कि जो जलीय पायस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हम धारा के मापन द्वारा कंडक्टिविटी को चेक कर यदि कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है तो वह वाटर इमल्शन होगा, हाइड्रो इमल्शन होगा, और अगर कम आती है तो वह ऑयली होगा। इसके अलावा शांता विधि का प्रयोग किया जा सकता है। शांता को मेजर किया जाए विस्कोसिटी को, तो ऑयली की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो वह कौन सा होगा, आपका ऑयली इमल्शन होगा, ठीक है ना। तो मैंने शॉर्ट में आपको ये एक क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, जनरली एग्जाम्पल्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने एक साथ एग्जाई किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, इजी टॉपिक है आपका। तो पायस और इमल्शन के बारे में ये सारी ही जो आपकी मैंने जानकारी दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और एक बार अपने हिसाब से क्या करें, नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों, अब लास्ट पार्ट पर बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड के बारे में, कि हमारे चारों ओर कोलाइड किस तरह से मौजूद हैं और इनके हमारे उपयोग क्या है, ठीक है। तो अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं। पहला जो है इसमें, इन मेडिसिन्स में औषधियों के रूप में कोलाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो फैक्टर में है, इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है औषधियों या मेडिसिन्स में। पहला है आँखों के लिए जो औषधि है, ऑर्जिरोल और प्रोटोर्जिरोल। इन औषधि कोलाइड्स, जो ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, सिल्वर का, इनका प्रयोग किया जाता है आँखों के लिए। फिर सेकंड जो मेडिसिन में है, आपके शक्तिवर्धक के रूप में, यानी कि पावर के लिए, एयू सोल, गोल्ड सोल, एफी, एजी, इनका प्रयोग किया जाता है, इट्स एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एंटीमनी सोल जो होता है, वो काला अजर बीमारी जो है, काला अजर, ये आपको नोट करने हैं, क्योंकि बोर्ड में कई बार क्या इस तरह के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम चूक कर जाते हैं। केमिस्ट्री पूरी पढ़ लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। काला अजर जो बीमारी है, जो छोटी मक्खियों के द्वारा फैलती है, बुखार आती है, कमजोरी आ जाती है मांसपेशियों में, इसके लिए एंटीमनी सोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इनको नोट करते रहे साथ साथ। इसके अलावा त्वचा पर, स्किन पर जो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा के इन्फेक्शन के लिए सल्फर सोल, ये जनरली सोल है जिनका प्रयोग इन बीमारियों के लिए किया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें। आँखों के लिए ऑर्जिरोल प्रोटीन, ये आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है इस तरह से, ये किसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। मिटा दूँ, तो इस तरह से ये मेडिसिन में प्रयोग में लाए जाते हैं। सेकंड जो है, धूम्र अवक्षेपक के लिए, यहाँ से जो डायग्राम है ना, धूम्र अवक्षेपक का, कॉट्रेल प्रेसिपिटर जो होता है, उसका डायग्राम कई बार पूछा हुआ है। तो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान से बना लें और इसको ध्यान भी रखें एग्जाम के समय। धूम्र अवक्षेपक क्या होता है बच्चों, ये जो आपकी चिमनी होती है ना, एग्जिस्ट जहाँ से की जाती है सारी गैसें फैक्ट्रियों में, उसके साथ इसको अटैच किया जाता है। और इसको अटैच करने का फ़ायदा ये है कि धुएं के अंदर क्या होता है, कार्बन और इनके ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं।
धूल और कार्बन के क्या होते हैं वहाँ पर ऋणावेश, और वो आपके वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो वह फेफड़े संबंधी सांस संबंधी बीमारियों को पैदा करते हैं। तो एक तरह से पोल्यूशन पैदा करेंगे, उस पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ जिसको बड़ा ध्यान से आप बना लें एक बार, और स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि मैंने कहा इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। धूम्र कॉकटेल जो होता है वो इस तरह से होता है, कॉकटेल प्रेसिपिटेट जो होता है, आप इसका डायग्राम बना लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद इसका डायग्राम शो बना लेना। यहाँ पर एक एनोड लगाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी रखी जाती है, यहाँ पर उच्च धारा प्रोवाइड की जाती है, और ये इस तरह से आपका क्या होता है, एक एनोड होता है। यहाँ से आपका क्या होता है, जो आपका फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, यानी कि कार्बन कण युक्त और अन्य इसमें क्या होंगे, इम्प्योरिटीज होगी, इस धुएं को यहाँ से अंदर भेजा जाता है। और इस पर कौन सा चार्ज है, कोलाइड पार्टिकल है, कार्बन के कौन से नेगेटिव पार्टिकल है, कोलाइड है, और इसी कारण जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये नेगेटिव पार्टिकल इस पर जाकर जमा हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर कोलाइडीकरण का क्या होता है, आवेश खत्म हो जाता है और ये कॉन्गुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, और स्कंदित होकर यहाँ जमा हो जाते हैं, और यहाँ से फिर ये भारी होने के कारण कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे के पार्ट में आ जाते हैं। तो ये आपके कार्बन के और कार्बन व धूल के कण हैं, इनको इस ढक्कन के द्वारा क्या किया जाता है, वाश कर निकाल लिया जाता है, और बाकी बचा हुआ जो धुआं है उसको हम चिमनी के द्वारा क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। जैसे आपका ये चिमनी से कनेक्टेड होगा, यहाँ से आपकी विदाउट कार्बन और विदाउट धूल के पार्टिकल वाला धुआं क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये आपकी क्या है, चिमनी है। तो बच्चों ये है कॉकटेल प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है, ओके, और ये आपका क्या है, एनोड है। क्लियर? पहले तो आप इसका चित्र बना लें, और मैंने इसका बताया फ़ायदा क्या है कि जब आप किसी एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि एक इंडस्ट्री को एनओसी नहीं दी गई, चालू करने के लिए बंद कर दिया गया उसको, फैक्ट्री को, कारण ये था कि उसने क्या लगाया, तो क्वेश्चन था कि उसने क्या चीज़ अटैच नहीं किया जिसके कारण कि उसको एनओसी या उसकी कंपनी को प्रोडक्शन के लिए बंद किया गया। तो वहाँ पर आंसर होगा आपका क्या, कि वहाँ पर उसने पोल्यूशन के लिए धूम्र जो आपका अवक्षेपक है उसका प्रयोग नहीं किया है। ABCD में जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, ओके। तो आप इसका डायग्राम ध्यान रखें, और ये कई बार पूछा हुआ है, सिंपल सा डायग्राम है, और इसको आप, ये आपका धुआं इधर आ जाएगा और इधर से ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा चिमनी के द्वारा, ओके। मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस हैं वो है स्वेज डिस्पोजल के लिए। जैसे आपका जो शहरों का गंदा पानी जो आता है, तो गंदा पानी से वापस प्योर वाटर अगर बनाना होता है तो उसमें से जो आपकी जो गंदगी होती है उस गंदगी को क्या किया जाता है, वहाँ से हटा लिया जाता है। हटा कर क्या किया जाएगा, जितनी भी गंदगी होगी उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाएगा, और वो एक अच्छी तरह से क्या होता है, आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि खाद का काम करेगा वो। तो इसके लिए होता है क्या है, जैसे आप देखेंगे ये सीवरेज लाइन से आपका पानी आ रहा है, स्वेज आ रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर आपके पानी के साथ साथ क्या है, वहित मल यानी कि गंदगी है, और ये गंदगी जो है ये कौन सी होती है, कोलाइड पार्टिकल के रूप में होती है, और ये कोलाइड कौन सा है, नेगेटिव कोलाइड है, ओके। और इसको यदि आप किसी एनोड के संपर्क में रख दें, ये पॉजिटिव है, और जब ये यहाँ से गुजरेगा तो सारा ही वही मल यहाँ पर आकर क्या होंगे, कोलाइड पार्टिकल जमा होकर ये हो जाते हैं, ओके। और ये आपका अलग से व्यवस्था करें तो ये पार्टिकल यहाँ से क्या होंगे, आपके नीचे जमा कर लिए जाएंगे। तो ये तो आपका एक फर्टिलाइजर का काम करेगा, और विदाउट आपके स्वेज के पानी क्या हो जाएगा, आगे बह जाता है, जिसको कि एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो वहित मल निष्कासन के लिए क्या किया जाएगा, यही यूज है कि कोलाइड वहित मल में क्या होते हैं, नेगेटिव कोलाइड पार्टिकल होते हैं। जितनी भी गंदगी है उस पर जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव सोल होता है। अब नेगेटिव पार्टिकल को जब किसी एनोड के संपर्क में लाया जाए तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे और एक जगह जमा हो जाते हैं, और जमा होकर इनको अलग कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया, ग्रेविटी का नीचे बैठ जाएंगे, अलग कर लिया जाएगा। तो ये एज ए फर्टिलाइजर का काम करेगा, और पानी भी आपका क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपकी तीसरी एप्लीकेशन। अब आपका चौथा जो एप्लीकेशन है वो है रबर इंडस्ट्रीज में। रबर दूध जिसको कहते हैं, रबर क्षीर, इसमें जो रबर के पार्टिकल होंगे, रबर के कण जो होंगे,
वो होते हैं नेगेटिव कोलाइड पार्टिकल, यानी कि ये नेगेटिव सोल है। ओके, और इनके चारों ओर क्या होता है, इन पार्टिकल के, रबर पार्टिकल के चारों ओर क्या होता है, ये रबर का पार्टिकल है, इसके चारों ओर प्रोटीन का आपका कवर होता है, प्रोटीन कवर होगा। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, इस रबर शीर को उबाल लिया जाता है। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इसका प्रोटीन कोट हट जाएगा और फिर आपके क्या बच जाएंगे, केवल रबर के नेगेटिव पार्टिकल बच जाएंगे, नेगेटिव कोलाइड पार्टिकल। ठीक है, और अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक द्वारा यानी किसी एनोड के संपर्क में लाते हैं तो ये पार्टिकल यहाँ जमा हो जाते हैं और ये सेपरेट हो जाएंगे, या इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कुल मिला के कोलाइड नेगेटिव कोलाइड है, तो पॉजिटिव आयनों के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर स्कंदित हो जाते हैं, है ना, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, और कॉन्जुगेट होकर फिर क्या होंगे, ये आपके रबर पार्टिकल अवक्षेपित हो जाएंगे पीपीटी के रूप में, और इस तरह से आप रबर को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया ये कि रबर पार्टिकल जो होता है, रबर के दूध जो एक है ना, आपका पौधा होगा जहाँ से दूध निकलता है, उस दूध से रबर तैयार किया जाता है। तो रबर के पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिव कोलाइड होते हैं, उन पर प्रोटीन का कोट होता है, तो गर्म करने पर प्रोटीन कोट हट जाता है, फिर रबर पार्टिकल जो आपके कोलाइड है वो बच जाते हैं। फिर इसमें या तो उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है, या उसका इलेक्ट्रिक यानी कि आपका विद्युत कण जो आपने देखा संचलन विधि, उस विधि के द्वारा इसमें से क्या किया जाता है, इसको स्कंदित कर लिया जाता है और रबर के पार्टिकल अलग कर लिए जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर रबर का अगर कवर चढ़ाना हो, यानी कि रबर का आपको उसके ऊपर, जैसे कि आपको ये है रबर के दस्ताने बनाने हैं, तो आपने क्या किया, एक एनोड लिया जिसकी फेज किस तरह से रख दी, हाथ की तरह बना ली, और अब इस एनोड को, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, इसको रबर के इसी प्रकार के रबर सोल में रख दिया जाता है। तो जैसे ही आपके रबर के पार्टिकल आएंगे यहाँ पर जमा हो जाएंगे, इसके चारों ओर जमा हो जाएंगे, और जमा होने पर आपको क्या मिलेगा, रबर के दस्ताने प्राप्त हो जाते हैं, हाथ के दस्ताने जो बनाए जाते हैं इस तरह से। क्लियर है, तो ये रबर इस चीज़ में। नेक्स्ट जो है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपका जो पानी होता है, पेयजल जिसको कहा जाता है, उसके अंदर नेगेटिव अशुद्धियाँ होती हैं, नेगेटिव कोलाइड अशुद्धियाँ होती हैं, कोलाइड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और जब आप घरों में इसको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, फिटकरी मिलाते हैं, एलम। तो फिटकरी में आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 आयन होंगे, और ये कौन सा सोल है, नेगेटिव सोल है, यानी कि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो कौन सा है, कोलाइड पार्टिकल है, नेगेटिव। तो जैसे एल्यूमिनियम के साथ आएगी तो ये नेगेटिव कोलाइड पार्टिकल एल्यूमिनियम प्लस के साथ क्या करेगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और स्कंदित होकर कहाँ बैठ जाएगी, जैसे ये आपका पानी है, इसमें आपने क्या किया, फिटकरी डाली है, तो स्कंदित होकर तल पर आकर बैठ जाती है। अब इस पानी को निथार लिया जाता है और प्योर वाटर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है ना, ये आसान सी जो घरों में विधि है वो। फिर आपका डेल्टा फॉर्मेशन, इसका भी डायग्राम एक बार पूछा गया है। डेल्टा फॉर्मेशन का मतलब जैसे आपकी ये जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपका, मैं ये बता दूँ, जैसे ये आपका समुद्र है, सी वाटर है, इसमें कई सारे साल्ट घुले हुए हैं, Na+, Cl-, Mg+2, Cl-, इस तरह से क्या होंगे, आपके साल्ट घुले होते हैं समुद्र में। अब जब कोई नदी पानी लेके आती है इनमें, तो नदी आने पर क्या होगा, ये नदियों का पानी आ रहा है, इन नदियों के पानी के अंदर जो आपके पार्टिकल हैं, रेत के, धूल के, ये पार्टिकल क्या होते हैं, नेगेटिव कोलाइड होते हैं। और जैसे ही नेगेटिव कोलाइड इन पॉजिटिव आयनों के संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्कंदित होंगे, और स्कंदित होकर ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से जमा हो जाते हैं, और इसी तरीके से क्या होता है, आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपका डेल्टा बन जाएगा। तो ये डेल्टा का डायग्राम है कि आपकी ये क्या है, नदियों का पानी है, और इसमें कौन से कोलाइड पार्टिकल होंगे, रेत और धूल के, वो पार्टिकल किसके होंगे, आपके नेगेटिव कोलाइड होंगे, जो कि सी वाटर के पॉजिटिव आयनों के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, उदासीन होकर कोलाइड पार्टिकल कॉन्जुगेट हो जाएंगे, और जिसके कारण कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया ये। उसके बाद बात करते हैं हम अगली एप्लीकेशन जो है, टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है ना, चर्म शोधन, लेदर का, चमड़े का जो शोधन किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टैनिंग ऑफ लेदर,
आप बच्चों इनके थोड़े थोड़े से आप लिख लेना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको लिख लेना, उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन टैनिंग ऑफ लेदर के बारे में। जो आपका चमड़ा या लेदर होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल से बना होता है। चमड़े के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल से होते हैं, ठीक है, इन पर भी क्या होता है प्रोटीन का कोट होता है। और इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टेनिन का किया जाता है। अब टेनिन जो है ये आपका क्या है नेगेटिव, टेनिन को पानी में मिलाने पर जो सोल तैयार होगा वो होगा नेगेटिव सोल, और चमड़े का जो है वो कौन सा आपका पॉजिटिव सोल है। क्लियर है भाई। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जब आप चमड़े को इसमें डुबोते हैं तो ये स्कंदित हो जाते हैं चमड़े के पार्टिकल, और चमड़े के पार्टिकल स्कंदित होकर आपके चमड़े को हार्ड बना देते हैं, है ना। जो लचीला होता है वो क्या होता है आपका कठोर हो जाता है, उसी से फिर आपके बेल्ट वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है चर्म शोधन के लिए वो किसका प्रयोग किया जाएगा टेनिन के जली विलियन का, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव सोल होगा, और चमड़ा जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल से बना होता है। तो इनके स्कंदन के द्वारा क्या होगा वह हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें, चर्म शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा टेनिन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी के लिए। तो फोटोग्राफी जो फिल्म बनती है वहाँ पर AGBR की जिलेटिन परत होती है, इसका प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर। जो आपका नेगेटिव से जो पॉजिटिव तैयार किया जाता है तो नेगेटिव पर जो परत चढ़ाई जाती है उसके लिए क्या किया जाता है उसको AGBR के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, और जिलेटिन यहाँ पर क्या होता है रक्षक का काम करता है। तो AGBR एक कोलाइड सोल है और इसको जिलेटिन के द्वारा क्या किया जाता है रक्षित किया जाता है और आपका प्रयोग किया जाएगा। तो फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ध्यान रखें AGBR जिलेटिन सोल। जिलेटिन यहाँ पर क्या है प्रोटेक्टर है और AGBR यहाँ पर क्या कोलाइडी सोल होगा। इसी तरह से कोलाइडी रेन की बात करें, कोलाइडी रेन का मतलब ये होता है कि जो बादल होते हैं वो आपको बताया है कि वह कोलाइड होते हैं। वहाँ पर क्या होता है एरोसोल होती हैं, जल की बूंदें ज़्यादा मात्रा में, माध्यम जो होता है एयर होता है। और जब आपका ये जैसे एरोसोल है और यहाँ पर ये जल की बूंदें हैं, तो जब ये भारी होती है तो बरसात के रूप में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका एयर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनसे ये रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होकर क्या करते हैं बड़े पार्टिकल में बदल जाते हैं और संघनित होकर क्या होते हैं ये रेन के रूप में आ जाते हैं। और एक आर्टिफिशियल रेन जो होती है कृत्रिम बरसात, उसके लिए भी क्या किया जाता है कि आपका वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह के द्वारा उन पार्टिकल्स का AGBR का यहाँ पर क्या किया जाता है स्प्रे किया जाता है। तो जैसे इसका स्प्रे करेंगे तो ये सोल इसके साथ कोलाइडी कणों को क्या करेगा स्कंदित करेगा पानी को, और फिर बरसात होना चालू हो जाती है। ये तब किया जाता है जब बादल होते हैं पर बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के लिए AGBR का स्प्रे किया जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका ब्लड, तो रेनो आवेशित आपका हीमोग्लोबिन जो होता है एल्बिनोइड पार्टिकल से आपका ब्लड होता है, और ये ब्लड क्या होता है आपका नेगेटिव सोल होगा। और जब आप चोट लगने पर हम क्या लगाते हैं फिटकरी लगाई जैसे आपने, तो फिटकरी लगाने पर इसमें क्या होगा एल्यूमिनियम +3 आयन होंगे जो इसको क्या करेंगे स्कंदित कर देते हैं, रक्त का वहाँ थक्का बन जाता है बाहर की तरफ और ब्लड का स्त्राव जो होता है वो रुक जाता है। तो रक्त को रोकने के लिए, बहते हुए खून को रोकने के लिए हम क्या करते हैं जनरली सेविंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है फिटकरी लगा दी जाती है। तो फिटकरी लगाने पर क्या होगा कि जो ब्लड नेगेटिव सोल होता है वो एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयनों के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद उसको स्कंदित कर देता है, जिससे पार्टिकल वहाँ जमा हो जाते हैं और बहना बंद हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट एप्लीकेशन है आपके आसमान का रंग नीला होता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं आपके कोलाइड पार्टिकल होते हैं जो कि जनरली आपकी जितनी भी लाइट्स होती है 7 लाइट्स जिसको कहते हैं हम, वहाँ से ब्लू कलर जिसकी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके अलावा अन्य लाइट को क्या कर लेते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं।
तो उनका तो अवशोषण हो जाता है, और बाकी जो लाइट होती है वो क्या करते हैं, वापस वो प्रकीर्णित कर देते हैं, स्कैट हो जाती है, और इसके कारण आपको आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो आसमान के अंदर जब धूल के इनके पार्टिकल होंगे, कोलाइड पार्टिकल होते हैं, और कोलाइड पार्टिकल क्या करते हैं कि लाइट जो होती है आपकी 7 लाइट जिसको कहते हैं अपन, प्रकाश जो है, वहाँ से 6 लाइट को तो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसको क्या करते हैं, वो उत्सर्जित करेंगे, और इसी के कारण हमें आसमान का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो बच्चों ये आपका एप्लीकेशन है कोलाइड के बारे में। कुछ चीज़ें मेडिसिन की जो मैं नाम बताए वो ध्यान रखें, ठीक है ना। टेनिन ऑफ लेदर का लिए आपका टेनिन का प्रयोग किया जाता है, उसको ध्यान रखें। डेल्टा निर्माण का डायग्राम है, कोट्रेल का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ध्यान रखने होंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका कोलाइड का पूरा टॉपिक है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री आज इस लेक्चर में मैंने ख़त्म कर दी है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए लास्ट लेक्चर में आपको सरफेस केमिस्ट्री का देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप आपके नोट्स कंप्लीट कर लें। थ्योरेटिकल पार्ट था पूरा, इसको आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एंजाइम और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, और फिर हम पढ़ रहे थे कोलाइड्स के बारे में। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें, एक तो डिफरेंस, लायोफिलिक और लायोफोबिक जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन था उनमें डिफरेंस को जरूर ध्यान रखें, वहाँ से क्वेश्चन श्योर आता है। एक इनमें आपके जितने भी डायग्राम आए उन डायग्राम को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक डायग्राम सर्टेन फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो डायग्राम आपको तैयार करना है, सारी टेबल्स जो है उन टेबल्स को तैयार करना है, सेलेक्टिव स्टडी करोगे एग्जाम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू।